तो कहानी की शुरुआत में हम एक मकई के खेत को देख पाते हैं, यानी कि कॉर्न फील्ड को, जहाँ पर दो भाई बहन खेल रहे थे। तो वो खेतों में भाग ही रहे थे, लेकिन इसी बीच भाई को खेतों में से कोई अपनी ओर खींच लेता है, जिसके बाद उसकी बहन उसे ढूंढने लगती है। अब हम उनके पिता को भी देख पाते हैं, जो कि अपनी फसल पर गौर कर रहे थे। अब उनकी जो फसल होती है ना, वो किसी वजह से काली पड़ चुकी थी और ये एक बैड ओमेन होता है। मीनवाइल बहन अपने भाई को ढूंढी रही होती है कि तभी उसके सामने एक ज़ॉम्बी जैसी लेडी आती है और वो उसकी तरफ बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से वो लड़की जोरों से चिल्लाती है। अब उसकी आवाज सुनकर उसके पिता अपने खेतों की तरफ भाग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उनका बेटा मिल जाता है, जिसको देखकर वो उसको गले लगा लेते हैं। लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है, जिसके बाद हम उनकी माँ को देख पाते हैं, जो कि अपने घर से बाहर आती है। बाहर आकर वो फसल पर एक काले लिक्विड को देखती है कि तभी उसे उसका बेटा मिलता है, लेकिन उसके बेटे के साथ एक डीमन भी था और सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम एक बच्चे को देख पाते हैं, जो कि अपने रूम में ही होता है और वो एक हॉरर स्टोरी को पढ़ रहा था। और अभी तक शुरुआत में हमने जितना कुछ भी देखा था, वो असल में यही बच्चा किताब में पढ़ रहा था। यानी कि अभी तक हमें उसके ही एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब दिखाया गया था कि वो इस कहानी को पढ़कर क्या क्या चीजें सोच रहा था। खैर, अब यहाँ पर वो किताब को पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे हुए कपड़ों पर जाती है। तभी उसे वहाँ एक मॉन्स्टर दिखने लगता है और ये देखकर वो अपने डैड को जोरों से आवाज लगाता है। वहाँ उसके पिता आकर ये पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, जिस पर वो बताता है कि उसने सपने में एक मॉन्स्टर को देखा। तब उसके पिता उससे ये कहते हैं कि जरूर ये उसका बुरा सपना होगा, लेकिन बच्चे को पूरा विश्वास था कि उसने उस मॉन्स्टर को असल में देखा था। उसके पिता उससे पूछते हैं कि वो मॉन्स्टर दिखता कैसे था, जिस पर वो बोलता है कि वो काला था और उसकी स्किन जली हुई थी। अब उसके पिता उसको समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे अब स्ट्रांग बनना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा होता जा रहा है। अब इस लड़के के पिता अपने बेटे को कुछ स्केरी स्टोरी सुनाने लगते हैं ताकि उसे जल्दी नींद आ जाए, और उसे स्केरी स्टोरी सुनना काफी पसंद था, जैसे कि मेरी ऑडियंस को सुनना पसंद है। तो यहाँ पर ये एक एंथोलॉजी हॉरर मूवी है और इसलिए इनकी हर एक कहानी हमारी कहानी भी होगी। तो पहली स्टोरी का नाम है द लास्ट सेशन। ये कहानी है एना नाम की लड़की की, जो कि अपनी बड़ी बहन ग्रेस के साथ बिस्तर पर सोई हुई थी। तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है, जिनमें कोई ये कहता है कि उसे उसकी बहन का टेडी बियर चाहिए। अब एना उसे टेडी बियर देने से मना कर देती है कि इसी बीच ग्रेस की आंख खुल जाती है और वो एना से पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी। तब एना उसको बताती है कि वो एक आदमी से बात कर रही थी, जो कि ऊपर फ्लोट कर रहा था। ग्रेस कहती है कि उसे तो वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। ये सुनकर एना मायूसी हो जाती है। उसका मन रखने के लिए ग्रेस उसको कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और ग्रेस उससे वादा करती है कि वो उसे हर मुश्किल से बचाएगी। खैर, अब यहाँ से सीन कई साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर एना बड़ी हो चुकी है और एना असल में साइकिक होती है और वो अपनी शक्तियों से दूसरों की मदद करती है और उनसे पैसे लेती है, और इस काम में ग्रेस भी उसका साथ दिया करती। लेकिन एना अभी भी इन चीजों से डरती थी, क्योंकि उसके चाइल्डहुड का डर आज भी उसके साथ था, ट्रॉमा उसके साथ था। खैर, अब वो एक परिवार के पास आते हैं, जिसके अंदर एक माता पिता थे। दरअसल उनकी बेटी मैरीबेथ कुछ समय पहले ही खत्म हो चुकी है, और अब मैरीबेथ के माता पिता उसकी स्पिरिट से ये बात करना चाहते थे कि क्या उसको मोक्ष मिला है, क्या वो शांति में है या फिर नहीं। अब मैरीबेथ के माता पिता ने उनको पेमेंट ऑलरेडी कर दिया था और आज रात को सेशन होने वाला था। ग्रेस और एना से बात करके वो पेरेंट्स अब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में एना ग्रेस से कहती है कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ग्रेस उसे कहती है कि वो बस उनकी बेटी से बात करना चाहते हैं और अगर अब वो पीछे हटेंगे तो वो लोग उन्हें फ्रॉड समझेंगे। एना कहती है कि जो कुछ भी इस घर में है वो आज उनकी जान ले सकता है, लेकिन ग्रेस को भरोसा था कि सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। लेकिन एना को ऐसा नहीं लगता। उसे लगता है कि ग्रेस को सिर्फ पैसों की पड़ी थी, और ये बात ठीक भी होती है। उसे अपनी बहन से कोई भी मतलब नहीं था और ये सब उसकी बातों से पता चल रहा था। वो उसे ये कहती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगी, जिसके चलते एना ऑब्वियसली मान जाती है। खैर, अब मैरीबेथ के माता पिता आ जाते हैं, जिसके बाद एना अपना काम शुरू कर देती है। वो ध्यान लगाकर स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ पर उसे मैरीबेथ मिलती है। अब वो मैरीबेथ की स्पिरिट से बात करती है और जो वो बोल रही थी वो एना अपने मुंह से उसके माता पिता को बता रही होती है, बेसिकली एक मीडियम की तरह। अब एना मैरीबेथ की स्पिरिट से पूछती है कि वो अब तक इस घर में क्या कर रही है, जिस पर मैरी उसको ये बताती है कि वो उसे जाने नहीं दे रहा। और तब एना उससे पूछती है कि कौन उसको रोक रहा है, जिस पर वो बोलती है कि एक लंबा आदमी। तब एना मैरी को उस आदमी के पास उसे ले जाने के लिए कहती है। अब मैरी उसे अपने साथ ले जाती है और जाते जाते मैरी एना को उसी के बचपन वाले रूम में लेकर जाती है। तभी वो टॉल मैन डीमन एना के पीछे आ जाता है। दरअसल ये वही डीमन था जो कि एना को बचपन में दिखाई दिया करता था और वो तब से ही एना से मिलना चाहता था। अब एना इन सबसे काफी डर जाती है और तब उसे उसके बेड के ब्लैंकेट में कोई मिलता है। उसे लगता है कि वो ग्रेस होगी, लेकिन ब्लैंकेट हटाने पर वो डीमन उसके अंदर था, जिससे एना काफी डर जाती है। मैरीबेथ उससे कहती है कि वो उसे कब से ढूंढ रहा था और उसी ने ये सब उससे करवाया ताकि एना उसे मिल सके। वो डीमन एना को बेड पर लेटने के लिए कहता है और डरने से मना कर देता है और एना ऐसा ही करती है। अब एना से वो उसकी बहन ग्रेस का टेडी मांगता है और कहता है कि अगर वो उसे टेडी देगा तो वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, उसकी बहन से प्रोटेक्ट करेगा। और ये सुनकर
एना उसे ग्रेस का टेडी दे देती है और इसके बाद एना इंसानी दुनिया में वापस आ जाती है, जहाँ पर वो मैरीबेथ के माता पिता से ये कहती है कि वो ठीक है और खुश है। एना अब काफी खुश थी क्योंकि उसने उसके चाइल्डहुड फियर को खत्म कर दिया था, लेकिन वो देखती है कि वो डीमन अब ग्रेस के अंदर है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर वो जो डीमन था वो असल में एना के बचपन का डर होता है और वो सालों से एना को ढूंढ रहा था। और जब बचपन में एना से उसकी बहन ने प्रॉमिस किया था कि वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, दरअसल उस टाइम वो डीमन भी वहीं पर था और इनडायरेक्टली एना को उस डीमन ने प्रॉमिस कर दिया। तो यहाँ डीमन ने जो कुछ भी कहा था कि उसकी बहन से वो उसको बचाएगा, तो वो उसने इसलिए कहा था क्योंकि उसकी बहन ग्रेस जब बड़ी होती है तब उसे अपनी बहन से ज्यादा दूसरी चीजों को यानी कि अपने काम से मोह हो गया था। मतलब उसे अपनी बहन एना की कोई परवाह नहीं थी और इसलिए डीमन ने कहा था कि वो ग्रेस से मतलब कि उसकी बड़ी बहन से उसको बचाएगा। और एंड में वो डीमन उसकी बहन के अंदर ही घुस जाता है। इसका मतलब ये था कि वो हमेशा एना के साथ रहेगा ग्रेस के शरीर में। तो इनडायरेक्टली कहा जा सकता है कि मैरीबेथ की स्पिरिट का इस्तेमाल किया डीमन ने ताकि एना से वो मिल पाए और फिर उसने ग्रेस के शरीर को पजेस किया ताकि उसको एक इंसानी शरीर मिल जाएगा, जिसके चलते यहाँ पर वो उसको बचा पाएगा यानी कि एना को। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर कहानी सुनाने के बाद में इस लड़के के पिता लाइट्स ऑफ करके वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद उस लड़के को एक स्मोक दिखाई देता है जो कि क्लोजेट में चले जाता है और ये देखकर वो अपने पिता को आवाज लगाता है। उसके पिता वहां पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि अब क्या हुआ। तब वो ये बताता है कि उसके क्लोजेट के अंदर कोई है। तब उसके पिता क्लोजेट में हाथ डालकर देखने लगते हैं और तभी कोई चीज उसके पिता को अंदर खींचने लगती है, जिससे कि वो लड़का काफी डर जाता है। लेकिन ये सब उसके पिता का एक प्रैंक होता है जो कि उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं आता। खैर अब उस लड़के के पिता उसे सोने के लिए कहकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन उस बच्चे को अभी भी नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो दूसरी कहानी पढ़ना शुरू कर देता है और इस कहानी का नाम है द प्लेग। तो ये कहानी शुरू होती है जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। देखने में ये लोग काफी प्रोफेशनल टाइप के लग रहे थे। अब सीन चेंज होता है और हम एक लेडी रोज को देखते हैं जो कि सो रही होती है और उसे अपने घर के बाथरूम से कुछ आवाज आती है। अब ये आवाज सुनकर वो उठ जाती है और जाकर देखती है तो वो अपने पिता से मिलती है जो कि बाथटब में बैठे हुए थे। दरअसल उसके पिता नर्सिंग होम में रहा करते थे, लेकिन वहां से भागकर वो यहाँ पर आ गए। अब रोज उनसे ये कहती है कि वो उसके साथ और नहीं रह सकती, उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो उसे संभाल पाए और इतना कहकर वो लेडी नर्सिंग होम कॉल करने लगती है। लेकिन तभी कोई दरवाजे पर बेल बजाता है और रोज पास जाकर देखती है, लेकिन तभी कुछ लोग फोर्सफुली दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और उन सभी के पास हथियार थे और ये वही लोग थे जो कि स्टोरी की शुरुआत में दिखाई दिए थे। अब ये लोग आए थे रोज के पिता के लिए, लेकिन जैसे ही वो लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं वो उन पर अटैक कर देता है और यहाँ पर उसकी फुर्ती कमाल की थी। इतना बूढ़ा होने के बावजूद भी वो काफी तेज तर्रार था। खैर अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इन लोगों का लीडर वहां आकर उसे शॉटगन से मार डालता है, जिससे कि रोज के पिता दूर जाकर गिरते हैं। यहाँ पर वो लीडर रोज से माफी मांगता है और उसको बताता है कि उसके पिता ऑलरेडी हार्ट अटैक से मर चुके हैं, यानी कि कुछ घंटे पहले ही उनका देहांत हो चुका है। अब लीडर ये कहता है कि कुछ लोग मरना ही नहीं चाहते और इसलिए उसे ये करना पड़ रहा है। अब तभी उसके पिता दोबारा उठ जाते हैं और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कभी कोई गोली लगी ही ना हो। वो अपनी बेटी के पास बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो लोग उसे एक लोहे के बॉक्स में बंद करके अपने साथ ले जाते हैं। वो अपनी गाड़ी से उस बॉक्स को अपने साथ एक जगह पर लाते हैं जहां पर और भी ऐसे बॉक्सेस रखे हुए थे और वो उस बॉक्स को बाकी बॉक्सेस के साथ रख देते हैं। यहाँ पर ढेर सारे ऐसे बॉक्सेस थे, जिसके साथ ही ये वाली कहानी भी खत्म हो जाती है। तो इस स्टोरी का नाम जैसा कि द प्लेग था, तो आखिर इसके अंदर हुआ क्या? तो यहाँ पर एक प्लेग लोगों के बीच में फैल रहा था, जिसके अंदर लोग मरकर दोबारा जिंदा हो रहे थे, बेसिकली ज़ॉम्बीज बन रहे थे और इस वजह से काफी ट्रबल हो रहा था। जैसा कि हमने सुना था कि उस लेडी के पिता हार्ट अटैक से मारे गए, लेकिन वो दोबारा जिंदा हो गए थे और जिंदा होने के बाद वो थोड़े से आक्रामक भी हो गए और ये बात जरूर गवर्नमेंट तक पहुंच गई होगी, इसलिए उन्होंने इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी होगी, जिसके अंदर ऐसे लोग होंगे जो कि इन लोगों को कंट्रोल करके उन्हें एक जगह इकट्ठा कर सकें। अब ये लोग उन सभी लोगों का क्या करेंगे ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग हमेशा के लिए उसके अंदर कैद रहेंगे या फिर गवर्नमेंट उनका क्रिमेशन करवा देगी जिंदा रहते ही, क्योंकि टेक्निकली वो लोग पहले ही मर चुके हैं और किसी वायरस की वजह से या फिर प्लेग की वजह से वो लोग जिंदा हो रहे थे। अब दूसरी कहानी खत्म होने के बाद वो बच्चा बाथरूम जाता है, जहाँ पर बाथरूम की लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती हैं। उस बच्चे को लगता है कि ये उसके पिता ने किया होगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। खैर अब वो अपने रूम में जाने लगता है कि तभी उसे वही जली हुई स्किन वाला मॉन्स्टर दिखता है जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिससे डरकर वो बच्चा अपने रूम के बेड के नीचे चला जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके रूम के अंदर भी आ गया था, जिससे कि वो लड़का बहुत डर जाता है। लेकिन वो कोई मॉन्स्टर नहीं था बल्कि उसके पिता थे। वो उसे आवाज लगाते हैं, जिसके बाद वो उसे बेड के नीचे पाते हैं। लड़का अपने पिता से कहता है कि उसने उसकी पैंट्स में ही टॉयलेट कर दी है और तब उसके पिता उसे बुलाने लगते हैं और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसके कपड़े चेंज करना चाहते थे। और तभी इसी बीच एक और कहानी शुरू हो जाती है। इस स्टोरी का नाम होता है स्लीप वॉक।
तो कहानी में हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम लॉयड जेनकिंस होता है। जेनकिंस अपनी कार से एक रेस्टोरेंट पर जाता है। वो उनसे ये पूछता है कि क्या उनको पता है कि डॉलोरेस बैरेट कहाँ रहता है। वो आदमी उसे उसका एड्रेस देता है, जिसके बाद में लॉयड उसी जगह पर आगे बढ़ने लगता है। ये एड्रेस असल में एक रेस्टोरेंट का था। अब वो उसके अंदर जाता है और वहाँ का ओनर उसे अटेंड करता है और वो लॉयड से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर वो ये बताता है कि उसे एप्पल पाई खानी है। लेकिन ओनर उसको ये बताता है कि अब एप्पल पाई उनके पास नहीं मिलती, लेकिन मेन्यू के अंदर वो अभी भी मौजूद थी। तब ओनर कहता है कि उन्होंने मेन्यू से उसे नहीं हटाया है, लेकिन वो जल्दी ही इसको हटा देंगे। लॉयड को वो ये कहता है कि वो इस बारे में कहीं और पूछ सकता है, लेकिन लॉयड को वो एप्पल पाई यहीं से खानी थी। वो उसे ये कहता है कि वो उसकी किचन शेफ से इस बारे में पूछे। अब ओनर उसे थोड़ा वक्त मांगता है और थोड़ी देर के बाद में ओनर दोबारा वहां पर आता है और उसको बताता है कि किचन अभी बिजी है। तब लॉयड कहता है कि कोई बात नहीं, वो यहीं पर इंतजार करेगा, और इतना कहकर वो वहीं पर वेट करने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद ओनर फिर से आता है और उसे ऐसा लगता है कि लॉयड एक फूड क्रिटिक है जो कि फूड्स को टेस्ट करके उसके बारे में लिखता है। खैर, ओनर कहता है कि उसकी शेफ जिद्दी है, उसे नहीं लगता कि वो एप्पल पाई बनाएगी। खैर, अब उसे वहां बैठे बैठे सुबह से रात हो जाती है और वो स्टिल अभी भी उस एप्पल पाई का इंतजार कर रहा था। तब वो शेफ फाइनली उससे मिलने आती है और उससे पूछती है कि वो है कौन और वो यहाँ पर आया क्यों है, क्योंकि वो एप्पल पाई कहीं से भी खा सकता था। तब लॉयड उसे बताता है कि उसने किसी से वादा किया था, और ये सुनकर वो लेडी इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद वो उसके लिए सुबह एप्पल पाई बनाती है और उस एप्पल पाई को लेकर वो सीधा प्रिजन में जाता है। दरअसल लॉयड एक ऑफिसर होता है और वो उस एप्पल पाई को बैरेट नाम के कैदी को देता है। अब बैरेट इसे खाकर काफी इमोशनल हो जाता है। दरअसल बैरेट की ये आखिरी इच्छा थी कि वो इस एप्पल पाई को खाए, क्योंकि इसके बाद उसे डेथ पेनल्टी दी जाने वाली थी, और लॉयड ने जिस लेडी से ये बनवाई थी वो दरअसल उसकी खुद की माँ थी। अब बैरेट अपनी माँ के बारे में उससे पूछना चाहता था, लेकिन उसका वक्त खत्म हो जाता है और गार्ड्स उसे ले जाते हैं पेनल्टी देने के लिए। तो यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि टाइम कितना कीमती होता है, क्या पता कब कौन सा वक्त हमारा बुरा आ जाए, इसलिए हर एक पल को अच्छे से जीना चाहिए। खैर, अब कहानी खत्म होने के बाद में हम बाप बेटे को देखते हैं, जहाँ पर बेटे को फिर से नींद नहीं आ रही थी। उसके पिता उसे कहते हैं कि वो इस तरह से नहीं रह सकता और उसको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए ठीक नहीं है, और उसे डरना भी नहीं चाहिए, उसे अपने फियर को ओवरकम करना चाहिए। जिसके बाद उसके पिता वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद कोई उस लड़के के ब्लैंकेट में आने लगता है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही जली हुई स्किन वाला मॉन्स्टर था जो कि उसके पास आ रहा था, और उसके पास आते ही आसपास आग लगने लगती है। खैर, इसी बीच एक और कहानी शुरू हो जाती है जिसका नाम होता है माई ब्लड, यानी कि मेरा खून। अब कहानी के अंदर हम विलियम नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जिसके साथ उसका बेटा जेक होता है। विलियम एक प्रीस्ट होता है और वो आए थे मिसेस मैकेंजी के घर पर। दरअसल मिसेस मैकेंजी की बेटी सिल्वी अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी बॉडी में एक डीमन है और इसी डीमन को उसकी बॉडी से बाहर करने के लिए ये लोग आए थे, यानी कि एग्जॉर्सिज्म करने आए थे। वो अंदर जाते हैं जहाँ पर विलियम सिल्वी का फोटो देखता है जो कि काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी माँ बताती है कि वो पहले जैसी नहीं रही, उसके अंदर कोई है, और ये सब 3 हफ्ते से हो रहा है, जिस वजह से उसने उसे कमरे में बंद किया हुआ था। जिससे कि हमको ये बात पता चलती है कि जो डीमन अभी इस लड़की के अंदर है जिसने उसे पजेस करके रखा है वो काफी खतरनाक है। और तभी हम मिसेस मैकेंजी के चेस्ट पर एक निशान भी देख पाते हैं जो कि उसकी बेटी ने ही अपने नाखूनों से बनाया था। अब काम शुरू करने से पहले विलियम मिसेस मैकेंजी से हाफ पेमेंट एडवांस में लेते हैं, जिसके बाद वो लोग काम करना शुरू करते हैं। जेक के हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी जिसको वो निकालता है, और तभी हम उसके हाथों में कई सारे कट्स को देख पाते हैं। तो यहाँ पर जो जेक है ना, उसका खून पवित्र है, यानी कि ये कह सकते हैं कि चमत्कारी खून है, और इसी से वो पजस हुए लोगों को हील करता है। वो अंदर जाता है और बाहर से विलियम यहाँ पर चैंटिंग करना शुरू कर देता है। अब हम ये देख पाते हैं कि जो डीमन सिल्वी के अंदर है वो जेक को पहले से जानता था। जेक अपने हाथ पर एक खास डैगर से कट लगाता है, लेकिन वो डीमन उसे धक्का देकर कहता है कि उसके शरीर से निकलने से पहले उसे थोड़े और मजे करने हैं। जेक अब जैसे तैसे उसे काबू करता है, लेकिन वो डीमन मानने को तैयार नहीं था। तब जेक उसके मुंह के अंदर अपना खून डालता है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अब वो लोग पैसे लेकर वहां से निकल जाते हैं और वो दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां पर जेक अपनी बैंडेजेस खोलने बाथरूम में जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा हील हो चुका है, मतलब कि वो काफी स्पेशल था। बाहर आकर वो विलियम के साथ दोबारा काम करने से मना कर देता है। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि विलियम और जेक पहले डीमन को किसी बॉडी में प्रवेश करवाते हैं, जी हाँ, और इसके बाद खुद ही हीलर बन के उनके पास जाते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन जो जेक है ना, वो इन सबसे बहुत परेशान हो चुका है। वैसे भी सारा काम वही करता था। विलियम उसे समझाता है कि इस काम में उन दोनों का ही फायदा है, लेकिन जेक ने ठान लिया था कि वो गलत काम नहीं करेगा। और हमको ये भी पता चलता है कि ये लोग घिनौना काम कई बार कर चुके हैं, लेकिन अब जेक ये नहीं करेगा। वो अपने रास्ते चल देता है और विलियम वहां अकेला रह जाता है।
जिसके बाद हम ये देख पाते हैं कि विलियम इन पैसों से एक ब्रोथल गया हुआ था, यानी कि वहां पर जहां पर लड़कियां मिलती हैं वो सब करने के लिए। जिसके साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। यानी कि इस कहानी के अंदर हमको दिखाया गया है कि विलियम स्टार्टिंग से ही गलत काम करता था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और जेक को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। विलियम उससे जबरदस्ती ये सब करवा रहा था, लेकिन जेक ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अब वो ये सब काम नहीं करने वाला। और मुझे ऐसा लगता है कि विलियम का जो काम है ना और विलियम का जो अंत है वो बहुत ही बुरा होने वाला है। खैर अब ये कहानी खत्म हो जाती है और प्रेजेंट टाइम में जो लड़का होता है उसके आसपास सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन उसे स्टिल क्लोजेट के अंदर से स्मोक दिखाई दे रहा था। वो उसे खोलता है और उसके अंदर वही मॉन्स्टर होता है और असल में वो कोई और नहीं बल्कि उस लड़के के खुद के पिता थे। जी हाँ, और इसी बीच उस लड़के की माँ रूम में आती है, वो उसे सोने के लिए कहती है और यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आता है। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि इस लड़के के पिता असल में है ही नहीं, उनकी काफी समय पहले ही मृत्यु हो चुकी है। अब उसकी माँ उसे ये कहती है कि ये उसके लिए मुश्किल है, वो जानती हैं। उसे पता है कि वो डरा हुआ रहता है, लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा उसके डैड की तरह। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके पिता शायद से जलकर ही खत्म हुए थे, जिसकी वजह से ये डीमन उसको दिख रहा था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि उसके पिता ही थे, जिनसे वो काफी डर चुका था, या फिर ये कहें कि वो उसके अंदर का डर होता है। अब तभी उसकी माँ उसे गुड नाइट कहती है और जाने से पहले उससे ये पूछती है कि क्या वो लाइट्स ऑन ही रहने दे, जिस पर लड़का कहता है कि नहीं, वो उसको ऑफ कर सकती हैं। जिसका मतलब ये था कि अब लड़के को डर नहीं लग रहा था और उसने अपने फियर को फाइनली फेस कर लिया। यानी कि उसने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली थी कि अब उसके पिता नहीं रहे, यानी कि वो डीमन कुछ और नहीं बल्कि उसके ही पिता का एक प्रतिबिंब था, जो कि खत्म होने टाइम ऐसे दिख रहे थे। और बूम, इसी के साथ में यू शैल नॉट स्लीप टुनाइट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी यू शैल नॉट स्लीप टुनाइट फिल्म की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको ये स्टोरी एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो इस मूवी के अंदर हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि हॉरर स्टोरीज पढ़ते हुए दिखाया गया था। बेसिकली उसका ये एस्केप होता है ताकि उसे रात को सोना ना पड़े। अब हमको एक बात पता है कि छोटे बच्चे किसी भी चीज को बहुत ही जल्दी सच मान लेते हैं। ठीक ऐसा ही इस लड़के के साथ हो रहा था। जो कुछ भी उसके पिता के साथ हुआ था वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और जो कोई भी वो हॉरर स्टोरी पढ़ा करता वो उसको ही रियलिटी में देखने लगता था और उसके डर की वजह से ही उसको ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी। लाइक क्लोजेट के अंदर किसी स्मोक का जाना, उस डीमन का जो कि उसके खुद के पिता थे वो दिखाई देना, और जो भी चीजें अभी तक हो रही थी वो उसका डर होता है। लेकिन अंत में उसने अपने पिता की मौत को एक्सेप्ट करके अपने डर को ओवरकम कर लिया था। और जैसा कि हमने देखा कि पूरी मूवी के अंदर उसके पिता ही थे जो कि बार बार उसके पास आ रहे थे जब भी वो डरा करता, और वो बस अपने डैड को इस तरह से याद करता था। हालांकि उसके डैड जिंदा नहीं थे। और बात करें कि उसके पिता की मौत कैसे हुई, तो मूवी के अंदर इस बारे में हमको बताया नहीं गया है, लेकिन आई एम श्योर कि उनकी मृत्यु जलकर ही हुई होगी। और बात करें कि क्या सच में उसके रूम के अंदर उसके पिता की स्पिरिट थी, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरे टाइम बस वो अपने डैड को इमेजिन कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हॉरर एंथोलॉजी फिल्म पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और